हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीजगणित अलजेब्रा के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बीजगणित की परिभाषा, बीजगणित के मुख्य तत्व, बीजगणितीय अभिव्यक्ति, बीजगणित के नियम और बीजीय संक्रियाएं, बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय समीकरण और बीजगणित का उपयोग के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि बीजगणित का महत्व और उपयोग को समझाना। ठीक है, आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बीजगणित का महत्व और उपयोग को समझाना चाहता हूँ। प्रतीकों और चरों का परिचय कराना, बीजगणितीय समीकरण और उनके हल। इसमें बीजगणितीय समीकरण को देखेंगे और उसे किस प्रकार से हल किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद दैनिक जीवन में बीजगणित का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देख लेते हैं बीजगणित का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। तो बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के बजाय अमूर्त प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गणितीय अभिव्यक्ति के जरिए समस्याओं या स्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, गणितीय अभिव्यक्ति के जरिए, ठीक है, गणितीय अभिव्यक्ति के जरिए समस्याओं या स्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है। बीजगणित में एक्स वाई जेड, ठीक है, बीजगणित में क्या किया जाता है, ये एक्स वाई जेड जैसे चरों और जोड़ घटाव गुणा और भाग जैसी गणितीय संक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बीजगणित के कुछ उदाहरण हैं। अज्ञात संख्या का पता लगाना। ठीक है, अज्ञात संख्याओं का पता कैसे लगाया जाता है बीजगणित में, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12, x प्लस 5 बराबर 12। तो यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x मान कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो समीकरण दिया है, x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या दिया है, 12 दिया है। तो मैं ये जो 5 है उसको दाएं साइड में अगर मैं 5 का पक्षांतर करता हूँ तो इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ 12 माइनस 5। ठीक है, 12 माइनस 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस साइड में ये जो 5 है वह प्लस में है, तो वह दायां साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो 12 माइनस 5 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 12 माइनस 5 होता है बराबर 7 के। तो हमने यहाँ पर x का मान प्राप्त कर लिया। x बराबर कितना है, x बराबर है 7। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण। यहाँ पर दिया है 3x बराबर 21, अर्थात इसमें x की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, 3x बराबर क्या होता है, 21 दिया है। तो यहाँ पर मैं x, देखो 3x है तो ये जो 3 वाला भाग है उसको नीचे लेके जाऊंगा तिर्यक गुणा करके। ये देखो यहाँ पर इसको कैसे समझा जा सकता है, यहाँ पर 3x बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, 3x बटा 1 है। यहाँ पर 21 के बटा में भी 1 है। तो अब ये जो 3x है और ये 21 है बराबर है, ये 3x इज इक्वल टू 21 है, तो मैं ये 3 को कहाँ 21 के जस्ट नीचे लेके जाऊंगा तो x बराबर मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, x बराबर मुझे प्राप्त होगा 21 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 7। ठीक है, हमने पहले भी x का मान 7 प्राप्त किया था, यहाँ भी हमने x का मान 7 प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से बीजगणित का उपयोग किया जाता है अज्ञात संख्याओं का पता लगाने के लिए। देखते हैं आगे। हाँ, गणित की वह शाखा जो संख्याओं, प्रतीकों और चरों के बीच संबंध का अध्ययन कराती है उसे कहा जाता है बीजगणित। देखते हैं और आगे। प्रतीकों और चरों के उपयोग से जटिल समस्याएं हल करना आसान हो जाता है। ठीक है, बीजगणित का उपयोग इसलिए किया जाता है कि हम दैनिक जीवन में जो भी गणितीय समस्याएं होती है उनका उन जटिल समस्याओं का हल आसानी से हो सके, इसके लिए बीजगणित का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। संख्यात्मक रूप देखो, यहाँ पर दिया है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, दो यहाँ पर देख लो, 2 में 3 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 में 3 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 5। ठीक है, सही है, दायां साइड बराबर है बायां साइड के। और
उसके बाद देखते हैं बीजगणितीय रूप देख लेते हैं, ठीक है। तो बीजगणित के रूप में किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है किसी भी समीकरण को, तो यहाँ पर दिया गया है एक समीकरण x प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। x प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव दिया है, ठीक है। x प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव दिया है, तो मैं 3 को उस साइड लेके जाऊँगा, ठीक है। 3 को यहाँ लेके जाऊँगा, तो ये जो प्लस वाला भाग है वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे किस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगा, देख लो, x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 5 माइनस थ्री, ठीक है। 5 माइनस थ्री बराबर क्या होता है, 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू होता है 2, ठीक है। इस प्रकार से बीजगणितीय जो समीकरण होते हैं उनको इस प्रकार से हल किया जाता है। आगे देखते हैं बीजगणित के मुख्य तत्व के बारे में, ठीक है। बीजगणित का मुख्य तत्व के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो पहला जो तत्व है वह दिया है चर, वेरिएबल्स, ठीक है। बीजगणित में वेरिएबल्स और चर क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। किसी अज्ञात संख्या को दर्शाने के लिए, जो संख्या ज्ञात नहीं है उसको दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को कहा जाता है चर। यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है, उदाहरण के लिए दिया है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड दिया है, इसके अलावा और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि ए बी सी, ये सब भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर गणित में इस प्रकार के चर का उपयोग किया जाता है एक्स वाई जेड का। दूसरा है स्थिरांक, कांस्टेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब स्थिरांक क्या होता है, एक निश्चित मान होता है, ठीक है। कोई भी संख्या का एक निश्चित मान को बोला जाता है स्थिरांक, ठीक है। जिसका जिसका मान फिक्स होता है, ठीक है। जो इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है, उसको बोला जाता है स्थिरांक। जैसे कि यहाँ पर दिया है उदाहरण के लिए 2 5 माइनस थ्री, ठीक है। 2 को 2 ही लिखा जाता है, 5 को 5 ही लिखा जाता है, माइनस थ्री को माइनस थ्री ही लिखा जाता है। ये सभी क्या है, इन सब के एक निश्चित मान है, इसलिए ये सभी स्थिरांक है। तीसरा पॉइंट है समीकरण, इक्वेशन। दो बीजगणितीय अभिव्यक्ति को बराबर चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें समीकरण किस प्रकार से होता है, देखो, दो बीजगणितीय अभिव्यक्ति, ठीक है, दो बीजगणितीय अभिव्यक्ति को बराबर चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया है x प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, तो यहाँ पर x का मान क्या प्राप्त होगा, x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 3। उसके बाद है संज्ञा, ठीक है। संज्ञाएं क्या क्या है, टर्म्स क्या क्या है, अभिव्यक्ति के विभिन्न भाग को बोला जाता है टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर दिया है, ये वाला उदाहरण देखिए, 3x प्लस टू वाई माइनस फाइव में 3 संज्ञाएं हैं, 3 टर्म्स हैं। पहला तो है आपका 3x, दूसरा है 2y और तीसरा है माइनस फाइव, ठीक है। इस प्रकार से ये बीजगणित के मुख्य तत्व हैं। आगे देखते हैं बीजगणितीय अभिव्यक्ति के बारे में, को कि बीजगणित को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ऐसे अभिव्यक्ति जिसमें चर और स्थिरांक के साथ गणितीय चिन्ह हो, देखो, चर क्या होता है, चर किसी अज्ञात संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला प्रतीक होता है। और स्थिरांक क्या होता है, स्थिरांक जिसका कोई निश्चित मान होता है, ठीक है। ऐसे अभिव्यक्ति जिसमें चर और स्थिरांक के साथ गणितीय चिन्हों का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर होता है बीजगणितीय समीकरण, ठीक है। बीजगणितीय समीकरण को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है 4x प्लस 6y माइनस सेवन, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, x चर है, y क्या है, y चर है, क्योंकि उन दोनों का मान हमें पता नहीं है। ये इन x और y का मान क्या है, अज्ञात है, इसलिए ये सभी क्या, ये x और y क्या है, चर है। और यहाँ पर क्या है, 4 क्या दिया है, 4 6 और माइनस सेवन, ये क्या है, ठीक है। 4 6 और माइनस सेवन है आपका स्थिरांक, क्योंकि इनका मान फिक्स है। अब चलिए आगे देखते हैं बीजगणित के नियम के बारे में। तो बीजगणित के 5 मूल नियम हैं। पहला है आपका योग का विनिमय नियम, ठीक है। पहला क्या है, योग का विनिमय नियम। दूसरा है गुणन का विनिमय नियम। तीसरा है योग का साहचर्य नियम। चौथा है गुणन का साहचर्य नियम और पांचवा है गुणन का वितरण नियम। अब एक एक करके इन सभी नियम को हम धीरे धीरे समझते हैं। तो पहला क्या है आपका योग का विनिमय नियम, ठीक है। योग का विनिमय नियम क्या होता है, इसमें बीजगणित में योग का विनिमय नियम यह बताता है कि जब दो पदों को जोड़ा जाता है तो योग के क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब दो पदों को जोड़ा जाता है, यहाँ पर ये वाला जो वाक्य है वो ध्यान देने लायक है। जब दो पदों को, देखिए, जब दो पदों को जोड़ा जाता है तो योग के क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है? योग के क्रम में क्या नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर दिया है ए प्लस बी बराबर दिया है बी प्लस ए, ठीक है? यहाँ पर इस प्रकार से लिया गया है ए प्लस बी, ठीक है? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। यहाँ पर देख लो ए और बी के स्थान को आपस में बदल दिया गया है, ठीक है? इस प्रकार से जब दो पदों को जोड़ा जाता है तो योग के क्रम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं और 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं और ये दोनों आपस में बराबर है 5 के, ठीक है? अर्थात योग के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है 3x प्लस 2x बराबर है 2x प्लस 3x के। आगे देखते हैं योग का विनिमय नियम हमने देख लिया, अब देखते हैं गुणन का विनिमय नियम। यह भी वैसा ही है, ठीक है? यह भी योग के विनिमय नियम के जैसा ही है। देखो यहाँ पर दिया है गुणन का विनिमय नियम, यह बताता है कि जब दो पदों को गुणा किया जाता है तो गुणन का क्रम मायने नहीं रखता। जैसे कि योग के विनिमय नियम में योग का क्रम मायने नहीं रखता है, उसी प्रकार गुणन का विनिमय नियम में गुणन का क्रम मायने नहीं रखता। इसके लिए समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। 4x माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 3x इंटू 4x माइनस 2x। यहाँ पर देख लो ये जो स्थान है 3x का स्थान बदल दिया गया है, ठीक है? 3x को यहाँ लाके बराबर करके लिख दिया गया है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जैसे कि 5x मान लेते हैं मैं उदाहरण के लिए 3 इंटू 5, ठीक है? 3 इंटू 5 है बराबर कितना होता है? 3 इंटू 5 बराबर होता है 15, ठीक है? और क्या होता है 5 इंटू 3 बराबर क्या होता है 5 दिया क्या होता है 5 दिया होता है 15, ठीक है? देख लो इस वाले पद का मान भी 15 है, इस वाले पद का मान भी क्या है 15 है। तो दोनों समीकरण को देखने से पता चलता है कि ये गुणन का विनिमय नियम में जब दो पदों का गुणा किया जाता है तो गुणन का क्रम मायने नहीं रखता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं योग का साहचर्य नियम। देखते हैं योग का साहचर्य नियम। बीजगणित में योग का साहचर्य नियम यह बताता है कि जब 3 या अधिक पदों को जोड़ा जाता है तो योग के क्रम का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर देख लो जब क्या है योग का साहचर्य नियम यह बताता है कि जब 3 या अधिक पदों को जोड़ा जाता है तो योग के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। योग का साहचर्य नियम क्या कहता है? बीजगणित में योग का साहचर्य नियम यह बताता है कि जब 3 या अधिक पदों को जोड़ा जाता है तो योग के क्रम का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जब 3 या अधिक पदों को जोड़ा जाता है तो योग के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। इसके लिए समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। अब उदाहरण के लिए देखते हैं इसको, यहाँ पर यह है 5x प्लस ब्रैकेट में 3 इंटू 2 प्लस 2, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 5x प्लस 3 इंटू 2 पर जो ब्रैकेट दिया है 5x प्लस 3x इंटू 2 में उसको जस्ट ब्रैकेट को इधर उधर किसका दिया गया है, ठीक है? इस ब्रैकेट को ये वाला जो ब्रैकेट है उसको इसमें लगा दिया गया है, ठीक है? और इस प्रकार से योग का साहचर्य नियम कहता है कि जब 3 या अधिक पदों को जोड़ा जाता है तो योग के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अब हम देखते हैं गुणन का साहचर्य नियम। गुणन के साहचर्य नियम के अनुसार जब 3 या उससे अधिक पदों को गुणा किया जाता है तो गुणन के क्रम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यह जो नियम है गुणन का साहचर्य नियम यह भी योग के साहचर्य नियम के ही समान है। इसके लिए समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैं मान लेता हूँ a बराबर है 5 के, b बराबर है 2 के और c बराबर है 3 के। तब इसको इस समीकरण के अनुसार किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको देखते हैं, ठीक है? a बराबर है 5 के, b बराबर है 2 के और c बराबर है 3 के। तो a क्या दिया है 5 दिया है इंटू ब्रैकेट दिया है कोष्टक दिया है और b का मान क्या दिया है 2 दिया है और c का मान कितना दिया है 3 दिया है।
ठीक है। सी का मान क्या दिया है, 3 दिया है। अब इस इन सबको हल करने के बाद मुझे कितना आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। पहले देखते हैं 2 गुणे 3 बराबर कितना होता है, 6, और 6 पंचे कितना होता है, 30। तो इसका मान मुझे प्राप्त हो गया 30, ठीक है। ये वाला जो समीकरण है 5 गुणा 3 गुणा 3, अब इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस वाली इक्वेशन के अनुसार अगर लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो। ये वाले इक्वेशन के अनुसार अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, अभी ए बराबर क्या दिया है, अब इस वाले समीकरण में मान रख के देखते हैं कि क्या ए बराबर 5 रखने पर, बी बराबर 2 रखने पर और सी बराबर 3 रखने पर मान 30 प्राप्त होता है या नहीं। तो ए बराबर क्या रखना है, मुझे 5 रखना है, बी बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, और सी बराबर मुझे रखना है 3। ठीक है, अभी इन सबको हल करने के बाद मुझे कितना प्राप्त होता है, 5 इंटू 2 बराबर 10 और 10 इंटू 3 बराबर 30, ठीक है। तो दोनों ही तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि गुणन का जो साहचर्य नियम है, जब 3 या अधिक पदों को गुणा किया जाता है तो गुणन के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। आगे चलते हैं गुणन का वितरण नियम। गुणन का वितरण नियम क्या होता है? तो गुणन का वितरण नियम यह बताता है कि जब हम किसी संख्या को 2 या 2 संख्या के योग से गुणा करते हैं, तो इसका परिणाम वही होता है जो उस संख्या के साथ उसके गुणनफल के योग के बराबर होता है। यह योग का गुणन का वितरण है। इसके लिए समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी और बी ए इंटू सी। इसमें क्या किया गया है, ए का बी के साथ गुणा किया गया है पहले, ठीक है। इसमें देखो इस प्रकार से लिया गया है, पहले ए का क्या किया गया है, बी के साथ गुणा किया गया, उसके बाद ए का यहाँ पर प्लस है, देख लो यहाँ पर जो है प्लस दिया है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ए इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा, ए इंटू सी, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यह बोलना चाह रहे हैं गुणन का वितरण नियम। आगे देखते हैं, तो बीजीय संक्रियाओं के बारे में देखते हैं। तो 4 बीजीय, ठीक है, 4 बुनियादी बीजीय संक्रियाएं हैं। पहला है जोड़ना, दूसरा है घटाव, तीसरा है गुणा और चौथा है विभाजन अर्थात भाग। तो चारों के बारे में एक-एक करके चर्चा करते हैं। पहला है जोड़ना, ठीक है। जब बीजीय समीकरण में 2 या अधिक पदों को धन चिन्ह से अलग किया जाता है तो बीजीय संक्रिया योग कहलाती है। हम हमेशा समान पदों और असमान पदों को अलग-अलग जोड़ते हैं, ठीक है। देख लो बीजगणितीय समीकरण में पदों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि हम हमेशा समान पदों और असमान पदों को अलग-अलग जोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें तो अलग-अलग राशियों के रूप में माना जाता है। गणितीय रूप से 2 अलग-अलग राशियों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, समान पदों का किस प्रकार से योग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 5b प्लस 3b इज इक्वल टू 8b। और असमान पदों का किस प्रकार से योग किया जाता है, यहाँ पर दिया है 25x प्लस 35y, ठीक है। अब इसको बराबर करके नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि x अलग है और y अलग है, दोनों पद एक दूसरे के अलग-अलग हैं, इसलिए इन दोनों पदों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से बीजगणितीय समीकरण का योग किया जाता है। आगे देखते हैं, बीजगणितीय समीकरण को किस प्रकार से घटाया जाता है। अब घटाव के बारे में चर्चा करते हैं। जब किसी बीजीय समीकरण में 2 या अधिक पदों को ऋण चिह्न से अलग किया जाता है तो बीजीय संक्रिया घटाव कहलाती है। हम हमेशा समान पदों और असमान पदों को अलग-अलग घटाते हैं। जैसे कि हमने जोड़ वाले भाग में देखा कि समान पदों को आपस में जोड़ा जा रहा था और असमान पदों को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये घटाव भी है। हम हमेशा समान पदों और असमान पदों को अलग-अलग घटाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, समान पदों और असमान पदों को अलग-अलग घटाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 अलग-अलग राशियों के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पर समान पदों के घटाव का उदाहरण, जैसे कि 5a में अगर मैं 3a को घटाता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 3, ठीक है। ये उदाहरण के लिए देखते हैं कि 5a में अगर मैं 2a को घटाता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 3a। अब यहाँ पर देखो असमान पदों का उदाहरण, ठीक है। असमान पदों का उदाहरण दिया गया है 6bc
में 9ab को घटाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, लेकिन इसको नहीं घटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 अलग-अलग पद हैं, BC और यहाँ पर दिया है AB, तो दोनों को आपस में नहीं घटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि एक टोकरी में 5 सेब हैं और उस टोकरी से 2 सेब निकाल लिया जाता है, तो उस टोकरी में कितने सेब बचेंगे? तो उस टोकरी में बचेंगे 3 सेब, ठीक है? अब उस टोकरी में 6 सेब हैं और 3 उस टोकरी में क्या है? उस टोकरी में देख लो, अब दूसरे टोकरी में क्या है? 6 सेब है मान लेते हैं, ठीक है? दूसरी टोकरी में क्या है? 6 सेब है और 3 संतरे हैं, ठीक है? 3 संतरे हैं, तो उसमें अगर मैं, ठीक है, 6 सेब हैं और 3 संतरे हैं, तो उसमें अगर मैं 5 अमरूद निकालना चाहूँगा तो क्या निकालना संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि सेब अलग है, संतरे अलग है और अमरूद अलग हैं। तो ये 2 समान पदों के साथ घटाव किया जाता है, ठीक है? समान पदों के साथ घटाव किया जाता है, जैसे कि 5 टोकरी में पा जैसे कि टोकरी में 5 सेब थे, तो वहाँ से 2 सेब को निकालने पर मेरे पास 3 सेब बचे हैं। उसी प्रकार से समान समान पदों के साथ ही घटाव किया जाता है। आगे देखते हैं गुणा किस प्रकार से किया जाता है। जब किसी बीजगणितीय समीकरण में 2 या अधिक पदों को गुणन चिन्ह से अलग किया जाता है, तो किया जाने वाला बीजीय संक्रिया गुणन कहलाता है। समान पदों या फिर असमान पदों को गुणा करते समय हम घातांकों के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि जोड़ और घटाव में होता है वैसा नहीं होता है। इसमें अलग-अलग संख्याओं को अलग-अलग पदों को आपस में गुणा किया जा सकता है। जैसे कि समान पदों के गुणन का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, समान पदों के गुणन का उदाहरण दिया है। ठीक है, 16 एफ में 4 एफ का गुणा किया जाएगा तो कितना एफ बचेगा? तो कितना एफ प्राप्त होगा? 16, 24, 64 एफ प्राप्त होगा। उसी प्रकार असमान पदों के गुणन का उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। x इंटू वाई 3y, x इंटू 3y, ठीक है, दोनों। अब यहाँ पर x इंटू 3y दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है x इंटू 3y, तो इसको आपस में गुणा किया जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा एक्स वाई और 3 अर्थात 3xy, ठीक है। इस प्रकार से गुणा किया जाता है बीजगणितीय समीकरण को। उसके बाद देखते हैं विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। इसमें भी विभाजन, ठीक है, विभाजन देखो, जब किसी बीजगणितीय समीकरण में 2 या अधिक पदों को विभाजन चिन्ह से अलग किया जाता है, तो किया जाने वाला बीजीय संक्रिया विभाजन कहलाता है। समान पदों को विभाजित करते समय समान पदों को सरल बनाया जा सकता है, ठीक है। समान पदों को विभाजित करते समय क्या किया जा सकता है? समान पदों को सरल बनाया जा सकता है, जबकि असमान पदों के मामले में पदों को और आसानी से सरल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि समान पदों का विभाजन का उदाहरण दिया गया है, आरबी में तो 2b को विभाजित किया गया है। आरबी से 2b को विभाजित किया गया है, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? अब देख लो, बीबी वाला पार्ट जो है कट जाता है। यहाँ पर यहाँ पर समझते हैं 8b में 2b को विभाजित किया गया है, तो b और b आपस में कट जाएगा और दो चौक कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें समान पदों के विभाजन का उदाहरण से हमने 4 प्राप्त किया। अब देखते हैं असमान पदों के विभाजन का उदाहरण। जैसे कि असमान पद दिया है, यहाँ पर दिया है 2x डिवाइडेड बाय 2y। तो यहाँ पर ये जो असमान पद है, जैसे कि x और y दोनों को आपस में घटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो समान पद है 2, 2 दोनों को आपस में घटाया जा सकता है, ठीक है। 2 एकम 2, तो हमें क्या प्राप्त होगा? x बटे y, ठीक है। तो हमें बराबर प्राप्त होगा x बटे y के, ठीक है। अब आगे देखते हैं बीजगणितीय सूत्र हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसको याद करना बहुत आवश्यक है। तो बीजगणितीय सूत्र जो अधिक बार प्रयोग किए जाते हैं तथा जिन्हें अवश्य ज्ञान में रखना चाहिए, वे हैं, ठीक है, a प्लस बी का वर्ग बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं एक को निकाल के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बाकी को आप सभी निकाल कर स्वयं देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है
यहाँ पर दिया है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का वर्ग दिया है, अर्थात ए प्लस बी दोनों दो बार है, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है इसको। ए प्लस बी पूरे का वर्ग जो है बराबर है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर है, तो मैं ए प्लस बी पूरे के वर्ग को इस प्रकार से लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो अब ए का गुणा ए के साथ करेंगे पहले तो मुझे प्राप्त होगा ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ए का गुणा बी के साथ करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देख लो प्लस बी के साथ करने पर ए को गुणा प्लस बी के साथ करने पर मुझे प्राप्त होगा प्लस ए बी, ठीक है। अब उसके बाद बी का गुणा ए के साथ करने पर क्या प्राप्त होगा, प्लस क्या प्राप्त होगा बी ए, ठीक है। उसके बाद बी का गुणा बी के साथ करने पर मुझे प्राप्त होगा बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का वर्ग, ठीक है। जगह नहीं है यहाँ पर, मुझे प्राप्त होगा बी का वर्ग, ठीक है। अब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देख लो यहाँ पर दिया है ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों का क्रम आपस में बदलने पर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैं लिख सकता हूँ इसको टू ए बी, अर्थात ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ और बी ए को ए बी लिख सकता हूँ, तो दोनों को आपस में जोड़ने पर मुझे प्राप्त होगा टू ए बी, और यहाँ पर पहले से है बी का स्क्वायर। इस प्रकार से इस समीकरण को, इस प्रकार से ये जो बीजगणितीय सूत्र है उसको निकाला जाता है। तो आगे आप सभी ये जो सूत्र है ए माइनस बी पूरे का वर्ग, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इन सबको आप स्वयं निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ दिया है ए प्लस बी पूरे का क्यूब, ठीक है, पूरे ए प्लस बी की घात 3 दिया है, तो इसमें ए प्लस बी तीन तीन बार रहेगा, जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसमें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को पहले हल किया जाएगा, उसके बाद हल जो प्राप्त हल होगा उसको ए प्लस बी के साथ हल किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो बीजगणितीय सूत्र है उसको आप सभी याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं बीजगणितीय समीकरण, ठीक है। समीकरण हल करना, समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है यहाँ पर दिया गया है। समीकरण में x का मान ज्ञात करना, उदाहरण के लिए x प्लस फाइव बराबर 10 दिया है, ठीक है, उदाहरण के लिए दिया है x प्लस फाइव बराबर 10 है, तो यहाँ पर x का मान मुझे प्राप्त होगा, 5 को इस साइड लेके जाएंगे तो 5 माइनस में हो जाएगा और 10 माइनस फाइव, ठीक है, 10 माइनस फाइव इज इक्वल टू 5 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर मुझे हल प्राप्त होगा, यहाँ पर मुझे हल कर प्राप्त होगा 5, और यहाँ पर 2x बराबर 12 दिया है, तो x को टू एक्स में से 2 को नीचे ले जाने पर x बराबर हो जाएगा 12/2, तो मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा 6। उसके बाद बीजगणित का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, पहले मैंने बताया अज्ञात संख्याओं का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये वाले उदाहरण को हमने पहले ही चर्चा करके देख चुका है कि इसमें कितना प्राप्त होता है, इसमें 7 प्राप्त होता है, इसमें भी 7 ही प्राप्त होता है, इसको और दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखते हैं दो अज्ञात का संबंध दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राम की आयु x है और श्याम की आयु राम से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। राम की आयु कितना दिया है, x दिया है, और श्याम की आयु राम की आयु से 4 वर्ष से अधिक है, तो श्याम की आयु x प्लस 4x, तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि राम की आयु से 4 वर्ष से अधिक है श्याम की आयु, ठीक है। इसलिए यदि राम की आयु 10 वर्ष है, अब देखो राम की आयु कितना दिया है, 10 वर्ष, अर्थात यहाँ पर x का मान कितना दिया है, 10 दिया है, x क्या है, राम की आयु है, ठीक है। राम की आयु कितना दिया है, 10 दिया है, तो श्याम की आयु कितनी होगी, तो हमें पता है कि श्याम की आयु कितनी है, x प्लस 4, तो x का मान कितना है, x का मान है आपका 10 प्लस 4, अर्थात श्याम की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीन वस्तुओं की, तीसरा देखते हैं वस्तुओं की कुल कीमत निकालने के लिए, जैसे कि एक किताब की कीमत x रुपये है, हमें पता नहीं कितने रुपए है। अब यदि 5 किताब खरीदी जाती है तो कुल कीमत 5x होगी, ठीक है। अब यदि x का मान 50 रुपये है, ठीक है, x मान 50 रुपये है, तो 5x का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, 5x अर्थात 5 इंटू 50, तो इसको हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 5 25 अर्थात 2
सौ 50 ₹250 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ₹250 हो जाए लगेगा हमें किताब 5 किताबें खरीदने के लिए। उसके बाद क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए भी इस प्रकार से अलजेब्रा बीजगणित का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक आयत की लंबाई कितना दिया है 10 और चौड़ाई दिया है 20। तो हम क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई के। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर हम एल का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे। ठीक है, अर्थात लेंथ का मान रखेंगे और चौड़ाई का मान रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 10 इंटू 5। ठीक है, इज इक्वल टू प्राप्त होगा, यहाँ पर बराबर है, इज इक्वल टू 50 वर्ग मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 50 वर्ग मीटर। इस प्रकार से परिधि ज्ञात किया जा सकता है। लंबाई तो हमें पता है और साथ ही साथ हमें उसकी चौड़ाई भी पता है, और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसमें मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 30। अब देखते हैं दूरी, समय और गति का मापन के लिए भी बीजगणित का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या होगी? तो हम जानते हैं कि गति बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होता है दूरी बटे समय के। तो इस वाले मान को रखेंगे। दूरी कितना दिया है? हमारे हमारे पास है दूरी 500 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर दूरी दिया है, और उसका समय कितना दिया है? 10 घंटा। ठीक है? तो इसको 500 बटे 10 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद संख्याओं का जोड़ और गुणा। देखिए, यदि किसी संख्या x को 3 से गुणा करके 7 से जोड़ा जाता है तो परिणाम 16 होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, करके दिया है। तो इसमें किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है? यदि किसी संख्या x को 3 से गुणा करना है, ठीक है? x को किससे गुणा करना है? x को 3 से गुणा कर दिया हमने। अब उसके साथ 7 जोड़ा जाता है, ठीक है? उसके साथ 7 जोड़ा जाता है, तो परिणाम हमें कितना प्राप्त होता है? परिणाम हमें 16 प्राप्त होता है। तो हमें वह संख्या अर्थात x को ज्ञात करना है, ठीक है? तो हमें x के मान को ज्ञात करना है। तो इसके x के मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये 7 को मैं उस साइड लेके जाऊँगा, तो 7 माइनस में चला जाएगा, अर्थात 16 माइनस 7 प्राप्त होगा। तो मुझे प्राप्त होगा 16 में 7 घटाने पर 9। ठीक है? तो मुझे प्राप्त हुआ 3x बराबर 9। ठीक है? हमें प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ हमें? देखो, हमें प्राप्त हुआ 3x बराबर 9। ठीक है? तो अब यहाँ पर x का मान प्राप्त करना है, तो x 3 को नीचे पक्षांतर करेंगे तो हमें 9/3 प्राप्त होगा। तो 3 से घटाने पर 3 तिया 9, अर्थात हमें x का मान होगा 3। ठीक है? तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं दैनिक जीवन की कुछ समस्याएँ, जैसे कि उदाहरण के लिए दिया है, पानी की टंकी में 200 लीटर पानी है। एक पानी की टंकी है, उसमें 200 लीटर पानी है, और हर दिन 10 लीटर पानी खर्च होता है। तो 7 दिन में कितना पानी तो 7 दिनों में बचा हुआ पानी हमें ज्ञात करना है। ठीक है? तो हमारे पास कितना लीटर पानी दिया है? 200 लीटर पानी दिया है, और हर दिन खर्च होने वाला पानी कितना है? 10 लीटर है। तो हमें 7 दिन में कितना खर्च पानी होगा? ठीक है? 7 दिन में टोटल खर्च कितना होगा पानी का? 7 इंटू कितना हो जाएगा? 10 बराबर 70 लीटर। ठीक है? तो 7 दिन में कितना लीटर पानी खर्च हुआ? 70 लीटर। पानी की टंकी में 200 लीटर पानी है, तो 200, ठीक है, 200 पानी की टंकी में 200 लीटर पानी है, तो 200 में हमें 70 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 200 में 70 घटाने पर हमें 130 लीटर पानी प्राप्त होगा। इस प्रकार से पानी की टंकी में, ठीक है, 7 दिनों के बाद 130 लीटर पानी बच जाएगा। अब यहाँ पर वस्तु की लागत वस्त्र की लागत बताने के लिए किया जाता है। यदि एक सर्दी की कीमत ₹200 है और एक पैंट की कीमत ₹Y है, तो कुल कीमत ₹500 है। तो पैंट की कीमत क्या है? देखो, हमारे पास है शर्ट की कीमत, माना कि हाँ, मान लेते हैं कि शर्ट की कीमत कितनी है? x है, तो x बराबर हमारे पास है 200। ठीक है? x बराबर है ₹200, और एक पेन की कीमत ₹Y है। ठीक है? एक पेन की कीमत ₹Y है, एक पेन की कीमत दिया है ₹Y, तो कुल कीमत है, अर्थात x प्लस y बराबर कितना दिया है? 500 है। तो कुल कीमत हमारे पास कितना प्राप्त होगा? 500। तो हमें पैंट की कीमत क्या है यह ज्ञात करनी है। पैंट क्या है? y है। ठीक है? पैंट क्या है? y है, और हमारे पास शर्ट की कीमत कितनी दिया है? 200 दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 200 प्लस
वाई बराबर 500, ठीक है। 200 प्लस वाई बराबर 500 लिख सकते हैं, तो यहाँ से वाई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? वाई बराबर मुझे प्राप्त होगा 500 माइनस 200, ठीक है। वाई बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से वाई इज इक्वल टू प्राप्त होगा 500 माइनस 200, ठीक है। 500 में 200 घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 300। तो हमारे पास प्राप्त हो गया पेन की कीमत कितनी है? 300 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ-कुछ गतिविधियाँ हैं, इन सभी को आप करके देख सकते हैं हल करके। अब इस प्रकार बीजगणित गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दैनिक जीवन और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो आज से आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।